हेलो बच्चों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से हम लोगों को दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो पहले कुछ थ्योरी के नाम पे लिख लेते हैं। फर्स्ट, number of ways of distributing an different objects among n persons giving one object to each is equals to simply n factorial। मतलब अगर हमारे पास n लोग हैं या जैसे P1, P2, P3, P4 4 लोग हैं और इनको हमें 4 ऑब्जेक्ट देनी है, O1, O2, O3, O4, और हर बंदे को एक एक ही ऑब्जेक्ट देना है। तो बेसिकली इसमें मैटर क्या करेगा कि किसके पास कौन सा ऑब्जेक्ट आया। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इन पर्सन्स को हमने बिठा दिया और इनके आगे इन 4 ऑब्जेक्ट्स को रख दिया, इन 4 ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट कराया। तो कितने परमुटेशन हो जाएंगे, जैसे एक परमुटेशन ये हो गया, फिर एक परमुटेशन ये भी हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। हर परमुटेशन विल करस्पॉन्ड्स टू ए यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन। पहले वाले में तो P1 बंदे को O1 मिल रहा है, दूसरे वाले केस में P1 को O2 मिल रहा है। तो ऐसे करके इसके सामने O3, O4, O1, O2 ये भी एक परमुटेशन हो जाएगा। तो टोटल कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, 24 तरीके से। तो 24 ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने पर्सन्स को फिक्स कर दिया, चारों को यहाँ पे, और उनके सामने ऑब्जेक्ट रख के ऑब्जेक्ट को परम्यूट कराया। तो जितना परमुटेशन उतना डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो पहला इजी केस हो गया। अब हम सेकंड केस पे चलते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन different objects to R persons such that फर्स्ट पार्ट। अब इसमें डिफरेंट सिनेरियो हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग all objects and a person may get any number of objects will be equals to, मतलब हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कुछ ऐसे हो गया, मान लिया हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको मान लिया हमें 7 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो सारी ऑब्जेक्ट बांट रहे हैं और बाकी कोई कंडीशन है, किसी को कितना ही मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अल्टीमेटली होना क्या चाहिए कि एक एक ऑब्जेक्ट बंटनी चाहिए, प्लस एक ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन से दूसरे ऑब्जेक्ट को कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट O1 उठाया, दिस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर हमने ऑब्जेक्ट O2 उठाया एंड दिस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर हमने ऑब्जेक्ट O3 उठाया एंड दिस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सो ऑन अप टिल O10 तक। तो ये सारी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका हो गया? 7 तरीका। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका हो गया? 7 तरीका। तो 7 × 7 × 7 ऐसे 10 टाइम्स विल बी 7⁻10। तो यहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट उठाया तो पहली ऑब्जेक्ट को उठाया, उसके पास कितना ऑप्शन है, वो R में से किसी भी पर्सन को दे सकते हैं।
अच्छा आर एन से छोटा है बड़ा है, इस पर्टिकुलर केस में इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने पहला ऑब्जेक्ट उठाया, आर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया आर तरीके से, तो आर इंटू आर एन टाइम्स, तो आर रेज टू पावर एन, मतलब पर्सन्स रेज टू पावर ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा, इसको याद रखा। अब इसमें जैसे कुछ बच्चों को डेफिनेटली क्या कन्फ्यूज़न हो जाएगा, वो मतलब जो रट्टा मारता है वो कभी आर रेज टू पावर एन लिखेगा, कभी एन रेज टू पावर आर लिखेगा। अब क्वेश्चन में भी हो सकता है कि वो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बजाय आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट कर दे, देन आई शुड अंडरस्टैंड कि पावर में क्या आएगा और बेस में क्या आएगा। तो उसको याद रखने का सिंपली यही तरीका है कि व्हाट आई विल पिक, मतलब ऑफकोर्स हम पर्सन को तो नहीं उठाएंगे, हम क्या उठाएंगे, ऑब्जेक्ट उठाएंगे। तो मैंने पहला ऑब्जेक्ट उठाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका है, जितने भी पर्सन्स हैं। तो अगर आर नंबर ऑफ पर्सन्स है तो आर ऑप्शंस हो गया, दूसरे के पास फिर आर ऑप्शन हो गया, तो आर इंटू आर मल्टीप्लाई होगा, तो बेस में आर रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आर रेज टू पावर एन। और कोई बच्चा बिल्कुल ही ये बोलेगा कि नहीं रट्टा ही मारना है, तो फिर पर्सन्स रेज टू पावर ऑब्जेक्ट्स, ये वाली चीज़ आएगी। फिर सेकेंड पार्ट, distributing all objects and no one should get more than one object। नो वन शुड गेट मोर देन वन ऑब्जेक्ट, और इसमें जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, तभी ऐसा हो पाएगा कि सब डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा और किसी के पास कुछ बचेगा भी नहीं। तो आर को ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन बोल सकते हैं। वैसे इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं, इक्वल्स टू तो हम कर चुके हैं। अब इस बार क्या हो गया, ये सिनेरियो कैसे हो गया कि हमारे पास मान लिया 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और इसको मान लिया हमें 17 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच दैट हर बंदे को नहीं, सॉरी, किसी भी बंदे को एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। किसी भी बंदे को एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स क्या होगा कि सारी ऑब्जेक्ट बांटनी है, ये ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल ऑब्जेक्ट ये लिखा है, मतलब कोई अपने पास रखना भी नहीं है। तो फिर इसमें क्या होगा कि हमने क्या किया, 10 ऑब्जेक्ट जो हैं वो 10 लोगों को मिल जाएंगे एक एक करके, और 7 लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो देखो ये हो गया। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करना चाहें तो कि हमने पहला ऑब्जेक्ट उठाया, तो कितना तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को 17 तरीके से, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया उसको 16 तरीके से, तीसरा ऑब्जेक्ट उठाया उसको 15 तरीके से, और ऐसे करते हुए जब 10 ऑब्जेक्ट उठ जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी बंदे बच गए उनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। एक तरीका तो ऐसे कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। दूसरा हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरे को पता है कि इन 17 में से 10 पर्सन्स विल गेट 1 ऑब्जेक्ट ईच और 7 पर्सन्स विल गेट नन, 0 ऑब्जेक्ट, ऐसे होगा। तो वो कैसे करेंगे, इसका मतलब ये है वापस कि नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा हैं, आर ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम है, तो आर में से एन लोगों को तो एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और बाकियों को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने अब ये जो प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन, इसको 2 पार्ट में तोड़ लिया। पहले तो हमने वो एन बंदे सेलेक्ट किए जिनको एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो आर में से एन बंदों को सेलेक्ट किया, कितना तरीका हो जाएगा, RCN। अब ऐसा करने पे वो एन पर्सन्स आ गए जिनको मेरे को एक एक ऑब्जेक्ट्स देना है, ठीक है, और बाकियों को भगा दिया हमने। अब हमारे पास क्या हो गया, एन पर्सन्स हैं, एन ही ऑब्जेक्ट है, उनको एक एक देना है, तो ये फॉर्मूला हेल्प कर देगा। और अब हमारा आंसर कितना आएगा, इंटू एन फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया।
ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल objects and each person should get at least one object given number of object is greater than number of persons। अब देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, मतलब ये लेंदी हो गया। अब इसका तो जो आंसर है वो हमें ऐसे याद करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन हम इसी चैप्टर में बिल्कुल लास्ट में जाके कराएंगे, वो उस टाइम पे वैसे भी शायद समझ में नहीं आएगा, तो हमें तो फॉर्मूला रट लेना है। ठीक है, इसमें इसने क्या बोला है कि हमारे पास मान लिया 10 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैं, पर्सनस कम है। ठीक है, 10 ऑब्जेक्ट हैं, मान लिया 6 लोग हैं। इन 10 ऑब्जेक्ट को 10 को बांटना है, कोई रखना नहीं है अपने पास, इन 6 लोगों में बांटना है। बट कंडीशन क्या है कि हर पर्सन को कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। एवरीवन शुड गेट एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि सबको एक 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 तो मिल ही जाएगा, और जो बाकी का 4 ऑब्जेक्ट बचेगा वो या तो हम एक ही पर्सन को दे देंगे, तो उससे क्या होगा कि एक के पास 5 आ जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक को 3 मिले, एक को 2 मिल जाए। इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, अगर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। जो सबसे ज़्यादा दिमाग में बच्चों के क्वेश्चन आएगा, और देखो ये बताने के बाद भी जब पेपर में या शीट में क्वेश्चन कर रहे होंगे बच्चे, फिर वो यही गलती करेंगे, यही वाली जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसने बोला कि 10 ऑब्जेक्ट है, 6 लोगों में बांटने, सबको एक एक ऑब्जेक्ट देना है, तो वो क्या बोलेंगे, पहले सबको एक एक ऑब्जेक्ट दे दो। ठीक है, तो हम पूछेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट दिया, किसको दिया, कौन सा ऑब्जेक्ट किसको दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सारे डिफरेंट है। तो अगर पर्सन 1 के पास O1 पहुंचा या पर्सन 2 के पास O1 पहुंचा, ये अलग अलग बातें हैं। जब मैं ऐसे काउंटर क्वेश्चन करूंगा तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा कि कोई बात नहीं, 10 में से 6 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, 10C6। ठीक है, फिर उनको पहले हमने 6 लोगों में बांट दिया, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 10C6 इंटू 6 फैक्टोरियल। फिर हम बोलेंगे ठीक है, उसके बाद क्या किया, जो बाकी का 4 ऑब्जेक्ट बच गया वो हमने फिर वापस 6 लोगों में बांट दिया। अब उसके लिए यही फॉर्मूला लगेगा कि पहला ऑब्जेक्ट उठाया, 6 में से किसी को भी दे दिया, 6 तरीके, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया, फिर 6 में से किसी को भी देख लिया, तो 6⁴। ऐसा करने से आंसर ऑफ कोर्स गलत आएगा एंड ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहले हमने राउंड 1 लगाया जिसमें हर बंदे को एक एक दे रहे हैं, फिर हमने राउंड 2 लगाया जिसमें बची हुई ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर मान लिया एक बंदे को 2 ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है, मान लिया पर्सन 1 इज़ गेटिंग 2 ऑब्जेक्ट्स, पहले राउंड में जब बट रहा था तब उसको मान लिया O1 ऑब्जेक्ट मिला, और जब बची हुई 4 ऑब्जेक्ट बांटी जानी थी सभी 6 लोगों में, तब मान लिया उसको O2 मिला। तो इस जो आंसर अभी मैंने बताया उसमें गड़बड़ क्या है कि O1 और O2 के बीच में ऑर्डर भी कंसीडर हो जाएगा। मतलब अगर उसको राउंड 1 में O1 मिला, राउंड 2 में O2 मिला, या फिर राउंड 1 में O2 मिला, राउंड 2 में O1 मिला, ये एज ए सेपरेट केस काउंट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लिया उसको 3 ऑब्जेक्ट मिला, एक पर्सन को तो 3 भी मिल सकता है, माने O1 O2 O3, तो पहली ऑब्जेक्ट और दूसरे और तीसरे के बीच में क्या हो जाएगा, उसमें भी ऑर्डर आ जाएगा। दूसरे और तीसरे के बीच में आपस में ऑर्डर नहीं आएगा, पहले के साथ ऑर्डर आ जाएगा। मतलब पहला दूसरा, पहला तीसरा, ये अलग अलग काउंट होगा। दूसरा तीसरा एक साथ जब बांट रहे हैं हम ऑब्जेक्ट, उसमें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि हम बोलें कि ये सारे केसेस 2 बार काउंट हो गए, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें एक बंदे को एक ही ऑब्जेक्ट मिला, तो उसके लिए तो कोई भी ऑर्डर एक्स्ट्रा काउंट नहीं हुआ, कोई भी ऑर्डर नहीं आया, कुछ भी एक्स्ट्रा काउंट नहीं हुआ। कहने का नटशेल में मतलब ये है कि ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन बेसिकली आएगा भी नहीं, क्योंकि जो अभी हम फार्मूला लिखाएंगे उसमें तो हम समझ जाओगे कि ये तो बहुत हैवी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। और अगर मैंने आंसर इसी फॉर्मेट में लिख दिया तो बहुत सारे जो होशियार बच्चे हैं उनको तुरंत समझ में आएगा, अच्छा ये तो वो वाला क्वेश्चन है, तो वो आंसर वैसे ही मार देंगे। ठीक है, तो आ सकता है, इसका ये मतलब नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आएगा, बट छोटे नंबरों के साथ आ सकता है, सो दैट दे विल बी एबल टू कैलकुलेट इट। ठीक है, तो अब हम वही लिखते हैं फॉर्मूला, दिस विल बी इक्वल्स टू,
कि n ऑब्जेक्ट्स था, r पर्सन्स था, तो पहला r रेज टू पावर n माइनस, फिर हमने किया r में से 1 हटा दिया, r माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस, ये माइनस के बाद प्लस ही आएगा, rc2 r माइनस 2 रेज टू पावर n माइनस, बेसिकली r रेज टू पावर n क्या हो गया, हमने ऐसी बांट दी सारी ऑब्जेक्ट, पहली ऑब्जेक्ट उठाया r ऑप्शन, दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया r ऑप्शन, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया r रेज टू पावर n। बट इस r रेज टू पावर n में वो भी कैलकुलेट हो गया जब सारी ऑब्जेक्ट एक ही बंदे के पास चला गया, ये ठीक है, या केवल 2 ही बंदों को मिला, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला, तो इसमें वो वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ कि ईच पर्सन शुड गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हमने इसमें से वो केसेस घटाए जब एक बंदे को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ठीक है। तो कौन से बंदे को नहीं मिला, RC1 से हमने एक वो बंदा सेलेक्ट किया, पर्सन सेलेक्ट किया, मान लिया वो A सेलेक्ट हो गया, अब हमने A को हटा दिया, A को हटाने के बाद जो हमारे पास n ऑब्जेक्ट बचा वो हमने r-1 लोगों में बांट दिया। कैसे बांट दिया, पहला ऑब्जेक्ट उठाया, अब r-1 ऑप्शन, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया r-1 ऑप्शन। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस विल नॉट इंश्योर, बेसिकली क्वेश्चन में दिक्कत यही है, मतलब हम ये वाला आराम से कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली एक बंदे को कुछ नहीं मिला, क्योंकि अगर हम ये कैलकुलेट करें कि एग्जैक्टली एक बंदे को कुछ नहीं मिला देन आई हैव टू इंश्योर कि इन r-1 बंदों को सबको एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी तो वही दिक्कत थी शुरू में, यहाँ पे भी तो हम बस r-1 की बजाय r लोगों के लिए बोले थे कि इन सबको एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, तो ये काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसको कैसे काउंट करें कि वही प्रॉब्लम वापस ही बन गया ना कि n ऑब्जेक्ट r-1 लोगों में बांटना है और हर बंदे को एक एक दे, तो ये काउंट ही नहीं हो पाएगा। मतलब यही प्रॉब्लम तो घटाने की जरूरत इसलिए तो पड़ी क्योंकि ये काउंट नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरा टर्म बेसिकली क्या इंश्योर कर रहा है कि कम से कम एक बंदे को कुछ नहीं मिला, हमने ये इंश्योर कर लिया कि इसको कुछ नहीं मिला। इसमें से जो r-1 बंदों को जो हमने ऑब्जेक्ट्स बांटा उसमें भी वो सारे केसेस आ जाएंगे जिसमें 2 बंदों को नहीं मिला, 3 बंदों को मिला, इसमें वो भी केसेस आ जाएंगे जब इन सबको कुछ ना कुछ मिल गया। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब A को भी नहीं मिला और B को भी नहीं मिला एक भी ऑब्जेक्ट, तो RC1 से एक बार हमने A को बाहर किया। मतलब ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को फील आ जाए, अगर फील नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, फॉर्मूला ऐसे ही रट लो, ठीक है। इसके आगे चल के हम टॉपिक पढ़ाएंगे एक लास्ट में जाके, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो उसमें आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन दिस। प्रूफ तो वहाँ पे भी नहीं देंगे क्योंकि प्रूफ इज़ वेरी लेंदी, दैट इज़ आउट ऑफ आवर स्कोप। वहाँ पे भी मैं यही एक्सप्लेन करूँगा, अब जो भी कर रहा हूँ बस थोड़े से डिटेल वे में करेंगे। तो अभी तो मैं जल्दी जल्दी उन बच्चों को फील देने के लिए जिनको समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, तो हो सकता है कि फॉर्मूला याद करने में थोड़ा आसानी हो। तो अगर मान लिया A को भी नहीं मिला और B को भी नहीं मिला तो वो क्या होगा, RC1 वे से जब हमने एक बार A को बाहर भेजा, बाकी लोगों में बांटा, मान लिया B को नहीं मिला, फिर RC1 वे से हमने B को बाहर भेजा, उसमें भी सारे केसेस आ जाएंगे, बारी बारी से एक एक को अलग हटाएंगे, और फिर जब बची हुई ऑब्जेक्ट को बांटा और वो A को नहीं मिला, तो ये A को नहीं मिला और B को नहीं मिला, ये वाला केस 2 बार घट गया, एक A की तरफ से घट गया, एक B की तरफ से घट गया, तो इसलिए उसको ऐड करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये ऐसा प्लस नहीं है, प्लस ये ऐसा नहीं कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ऐसे ही है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन ही चलेगा, ठीक है। 2 को नहीं मिला तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, ज़्यादा जुड़ जाएगा, तो फिर हम वो केस घटाएंगे जब 3 को नहीं मिला, ज़्यादा घट जाएगा, फिर 4 को नहीं मिला, माइनस एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर लिया, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। मैं आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट अभी, तो याद कर लिया अच्छी तरह, ठीक है। वैसे भी फॉर्मूला बहुत ही कम यूज़ होगा, और तुम जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, मान लिया मैंने बोला कि 10 ऑब्जेक्ट और 5 लोग, तो ये जो चीज़ें 5/10 हो जाएगी। 5/10 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इतने बड़े बड़े नंबरों से डील थोड़ा ना कर सकते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा बड़े नंबर्स इन्वॉल्व ही नहीं होंगे अगर क्वेश्चन आ भी रहा है तो। अच्छा, जो मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट गलती क्या होगी कि हम बोलें कि पहले हमने n में से
आर ऑब्जेक्ट्स चूज़ कर लिया, फिर उनको आर लोगों में बांट दिया, ठीक है, सबको एक 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 ऑब्जेक्ट मिल गया ताकि, और उसके बाद कितनी ऑब्जेक्ट बच गई n-r, वो हमने वापस आर लोगों में बांट दिया। मतलब पहली ऑब्जेक्ट उठाई आर ऑप्शन r रेज़ टू पावर n-r। ये आंसर नहीं होगा, बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे। दिस विल नॉट बी द आंसर। ये आंसर एक्चुअल आंसर से ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ओवर काउंटिंग हो रखी है। और क्यों हो रखी है ओवर काउंटिंग? क्योंकि ऑर्डर इसमें अलग से काउंट हो जाएगा। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है कि हम एक एक ऑब्जेक्ट पहले सबको दे दें, ये इंश्योर करने के लिए ईच शुड गेट एटलीस्ट वन, ये हम यहाँ नहीं कर पाएंगे जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होता फिर हम कर सकते थे आराम से, फिर हो जाता, फिर दिक्कत नहीं थी, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, n ऑब्जेक्ट्स n लोगों को बांट दिया। सेकंड में क्या है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, r पर्सन्स को बांट दिया। उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो कि कोई कंडीशन नहीं है, किसी को भी एक से ज़्यादा नहीं देना जब ऑब्जेक्ट कम है, लोग ज़्यादा है। और ये वाला सिनेरियो क्या, जो सबसे टफ फॉर्मूला टाइप है, जिसमें पर्सन्स कम हैं, ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैं, बट फिर भी हमें क्या इंश्योर करना है कि हर बंदे को कम से कम एक ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है। इसी में फोर्थ पार्ट हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ये ठीक है, while a person may get any number of objects, any number of objects, this is equals to, उसने क्या बोला कि सारी ऑब्जेक्ट बांटनी जरूरी नहीं है, एक बांट दो, कम से कम एक बांटना है, ठीक है। तो एट लीस्ट को हमने क्या बोला था, एग्जैक्टली में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एग्जैक्टली वन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये ठीक है, और एग्जैक्टली टू डिस्ट्रीब्यूटेड, और एग्जैक्टली थ्री डिस्ट्रीब्यूटेड, और एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हैं पहला तरीका। तो दिस इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली वन डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट बांटा हमने, क्योंकि उसने बोला कि बस कम से कम एक बांटना है, बाकी जो बांटने वाला है वो अपने घर ले जा सकता है बची हुई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट बांटा, क्योंकि ये भी तो मैटर करेगा ना, ऑब्जेक्ट तो सब डिफरेंट है कि ऑब्जेक्ट वन बांटा है या ऑब्जेक्ट टू बांटा है, एंड सो ऑन। तो n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से अगर मैंने एक ही ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया तो कौन सी ऑब्जेक्ट, nc1, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका है, r। इस और की वजह से प्लस आ गया। अगर दो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो nc2 से हमने दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। अब इसको हमने बांटा r लोगों में, तो पहला ऑब्जेक्ट को बांटने का कितना तरीका हो गया, r, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को बांटने का कितना तरीका हो गया, r, तो इंटू आर स्क्वायर प्लस nc3 इंटू आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा ncn इंटू आर रेज टू पावर n। तो ये ncn तो बेसिकली 1 होगा, ये r रेज टू पावर n बेसिकली यही वाली चीज़ है कि हमने सब बांट दिया और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, किसी भी बंदे को कितना ही ऑब्जेक्ट मिल सकता है, तो ये हो गया। अब जब तुम ये लिखोगे तो लिखते ही मेरे को सामने आ जाएगा, यार ये तो कुछ जानी पहचानी सी चीज़ लग रही है। दिस इज़ नथिंग बट बाइनोमियल एक्सपेंशन।
आर की जगह अगर मैं एक्स रख दूँ तो 1 + x⁻n का बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बस पहला टर्म NC0 इज़ मिसिंग। तो इसको फिर हम ऐसे कर सकते हैं 1 + r⁻n का एक्सपेंशन है माइनस NC0 इज़ मिसिंग, इसलिए माइनस NC0। दिस इज इक्वल्स टू r + 1⁻n - 1। ये आंसर हो गया, मतलब इस बात का ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो, अगर इतना छोटा फॉर्मूला आया है r + 1⁻n - 1, और यहाँ पे देखो जो चीज़ थी वो r⁻n टाइप चीज़ दिखाई दे रही है, तो मेरे दिमाग में शक उठना चाहिए कि यार ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, इतना सीरीज़ बनाने की बजाय। तो आंसर इज़ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे कि आर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे मानो कि मान लिया सरकार ने भेजा है कुछ भी चीज़ें, ऑब्जेक्ट भेजी हैं, एन ऑब्जेक्ट, कि जाओ गरीब लोगों में बांटो, ठीक है। और मैं मान लिया फॉर एग्जांपल सरकारी आदमी, ठीक है। अब एन चीज़ें आ गई। अब तुम्हें पता है कि मैं तो ऐसे कर सकता हूँ कि सारी चीज़ें बांटनी ज़रूरी नहीं है, बस खाना पूर्ति कर दी कि हाँ हमने कुछ बांटा है। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आर लोग बैठे हुए हैं जिनको सरकार ने बोला कि इन आर लोगों को बांटो। तो उसके बराबर में मैंने अपना एक रिलेटिव बिठा दिया, ये ठीक है, वो भी गरीब आदमी बना के बिठा दिया, ठीक है। अब मेरे को जो एन ऑब्जेक्ट्स बांटनी हैं, ठीक है, तो टोटल पर्सन्स कितने हो गए, आर तो जेन्युइन हो गए और एक मेरा रिलेटिव हो गया, ठीक है। अब जो मेरे को एन ऑब्जेक्ट्स बांटनी है, ठीक है, मैंने पहला ऑब्जेक्ट उठाया और उन r+1 लोगों में से किसी भी एक बंदे को दे दिया, ये ठीक है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करें, r+1 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट दे दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट दे दिया, तीसरा ऑब्जेक्ट दे दिया, एंड सो ऑन, ये ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट बांट दिए। तो आंसर आ गया r+1⁻n, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट मेरे रिलेटिव को गया वो शाम को मेरे घर पहुंचा देगा वापस, तो मतलब वो इफेक्टिवली नहीं बटा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसमें फिर मेरे को लगेगा कि यार कहीं इंक्वायरी हो गई तो इसलिए मैंने क्या किया, एक केस जब सारी की सारी ऑब्जेक्ट हमारे रिलेटिव को चला गया, वो वाला हमने एक केस हटा दिया ताकि मेरे को दिखाने के लिए रहे कि एक तो ऑब्जेक्ट बटी है, देखो एक पर्सन वो बोल के, अगर मान लिया इंक्वायरी आए और गवर्नमेंट बोले कि बताओ तुमने किसको बांटा ऑब्जेक्ट, तो आई शुड बी एबल टू प्रोड्यूस दैट पर्सन, ठीक है। तो वो जो एक केस है जब सारी ऑब्जेक्ट हमारे रिलेटिव को चला, मेरे रिलेटिव को चला गया, वो वाला एक केस हमने हटा दिया। तो वो एक केस हटाने से ये वाली चीज़ सेटिस्फाई हो गई, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो भी उन आर लोगों को मिला वो तो दैट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि उतना ऑब्जेक्ट हमने बांट दिया, और जो भी मेरे रिलेटिव को मिला, r+1th पर्सन को जो मिला वो हमने गवर्न कर लिया, वो मतलब खा गए। कहने का मतलब क्या है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो दैट वे ऑल्सो वी कैन एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला, एंड आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 4 पार्ट हो गए किसके, मेजर पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग आर पर्सन्स, ये ठीक है। इस बार वर्ड क्या है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और आर लोगों में बांटना है, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर लोगों में बांटना है। तो कितना तरीका हो जाएगा, देखो इसको ऐसे याद रखो फॉर्मूले को कि जितने भी लोग हैं उसमें से एक कम किया, r-1c r-1 प्लस जितनी भी ऑब्जेक्ट बांटनी है उसको यहाँ लिख दिया, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। n + r-1c r-1, तो r अगर नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, ये ठीक है, ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की बात चली है तब की बात है ये। अगर r नंबर ऑफ पर्सन्स हैं तो r-1c r-1 लिख लिया,
और जितनी भी ऑब्जेक्ट बांटनी है उसको हमने ऊपर जोड़ दिया, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो फॉर्मूला कहाँ से आया, तो एक तो मल्टीनोमियल से आएगा ये फॉर्मूला आगे चल के ना, उसमें हम और भी डिफरेंट केसेस वी कैन डिस्कस, बट IIT JEE के अंदर इस फॉर्मूले से हमारा हम बोल सकते हैं 99% काम चल जाएगा। जो भी इस क्वेश्चन मतलब इस हेडिंग के परव्यू में जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमसे सॉल्व हो जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। हम इसमें मतलब इसी में 3-5 करके इसी में घुमा फिरा के आंसर ले आएंगे। इन सर्टेन केसेस आंसर यहाँ से लाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मतलब कम्बरसम हो जाएगा थोड़ा सा, या जिसको बोलते हैं गलती होने के चांस जिसमें बढ़ जाएंगे, उसके लिए फिर वी विल यूज़ मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम जब पढ़ाएंगे तब तो मैं समझ में आएगा वो भी समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट जैसा मैंने बोला कि उससे 1% क्वेश्चन ही बचेगा, 99% हम इसी से सॉल्व कर सकते हैं, इसी के हेल्प से, सिंपल इसी के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखो एक्सप्लेन करने का एक तरीका तो ऐसे हो सकता है कि हमने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए ओ ऐसे NO ले लिया, ठीक है, N ऑब्जेक्ट्स के करस्पॉन्डिंग। R पर्सन्स के लिए हमने क्या किया, मान लिया क्रॉस ले लिया, बट क्रॉस लिया हमने R-1, ठीक है, और यहाँ N। अब इन दोनों को मिला के हमने परम्यूट कराया, तो मान लिया एक परमुटेशन ये हो गया, मान लिया एक परमुटेशन ये है, तो जहाँ पे भी क्रॉस हैं, ठीक है, ये वो R-1 क्रॉस इस पूरी लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, R पार्ट में, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि पहले क्रॉस से पहले जितना भी O आएगा वो पर्सन 1 को उतनी ऑब्जेक्ट दे देंगे, इन दोनों के बीच में जितना भी O आएगा उतनी ऑब्जेक्ट पर्सन 2 को, फिर इसके और इसके बीच में जितना भी आएगा उसका नाम पर्सन 3 को, एंड सो ऑन, और इसके बाद जितना भी आएगा उतना पर्सन R को, ठीक है। तो इस के हिसाब से फर्स्ट पर्सन विल गेट 2 ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, थर्ड पर्सन को 4 ऑब्जेक्ट मिला, एंड सो ऑन, ऐसी करके आखिरी पर्सन को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ये ठीक है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है तो हमने ये ले लिया, पर्सन्स आइडेंटिकल नहीं है, बट इन क्रॉस को जब हमने परम्यूट कराया तो हमने पर्सन्स को फिक्स कर दिया कि पहले वाला पर्सन इससे पहले ही जितना O आएगा उतना उसी को मिलेगा, ऐसी पहले क्रॉस और दूसरे क्रॉस के बीच में जितना O आएगा उतना दूसरे पर्सन को मिलेगा, एंड सो ऑन। नाउ यू थिंक ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सोचो, वो यहाँ से अपने आप कवर हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, देयर इज़ 1-to-1 रिलेशन। यहाँ से कोई भी परमुटेशन सोचो, उसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, लेट seven different games are to be distributed among 7 children. Then find total number of ways, then find total number of ways such that first part giving one game to each। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया कि 7 चीज़ें हैं, 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, 7 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ईच वन शुड गेट एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट। तो अगर n चीज़ें n लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंपली n फैक्टोरियल, तो इसका तो जो आंसर आएगा वो सीधा कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। सेकेंड पार्ट
अ पर्सन या अ चाइल्ड कैन गेट एनी नंबर ऑफ गेम्स and all games are distributed. ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? अगर हमें सारे गेम डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बट ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन को एक गेम देना है, एक बंदे को हम कितना भी दे सकते हैं, तो फिर तो क्या हो गया कि हम क्या करेंगे, पहला गेम उठाया, 7 ऑप्शन है, किसी भी एक बंदे को दे दिया, फिर दूसरा गेम उठाया, फिर 7 ऑप्शन है, किसी भी एक बंदे को दे दिया, तो 7 रेज़ टू पावर 7। ठीक है, थर्ड पार्ट 2, इफ 2 पर्टिकुलर games are not given to any person. If 2 particular games are not given to any child. ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो, पार्ट 2 का मतलब क्या है कि एनी पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ गेम्स, और 7 में से बसेस ने ये बोला कि 2 जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, दैट इज़ एग्जैक्टली 5 गेम्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अच्छा, वो जो 2 पर्टिकुलर गेम बोला है, तो हम ऐसा भी नहीं कि हम उन 7 में से 2 सेलेक्ट करेंगे कि ये 2 नहीं बांटना है। उसने बोला कि ये जो गेम 1 और गेम 2 है ये नहीं बांटना है, बाकी 5 बांटने हैं, और एक बंदे को कितना ही मिल सकता है। इफेक्टिवली क्वेश्चन ये हो गया कि जो गेम नहीं बांटना वो तो हमने हटा ही दिया 2, बट जो 5 गेम बचे हैं उनको बांटना है। तो अब मैंने पहला गेम उठाया, कितने ऑप्शन हो गए, 7, दूसरा गेम उठाया फिर 7, पर्सन तो 7 ही है, तो 7 × 7 5 टाइम्स, क्योंकि गेम 5 है तो आंसर हो जाएगा 7 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, पर्सन्स तो 7 ही है, गेम भले ही 5 हो गया हो, तो 7 रेज़ टू पावर, इस बार आंसर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फोर्थ, if exactly 5 games are to be distributed and a child can get any number of games। ठीक है, इसका आंसर, इसमें और इससे पहले वाले पार्ट में इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें तो उसने क्या बोला था कि 2 पर्टिकुलर गेम है वही नहीं बांटने हैं, बाकी 5 बांटने हैं, तो वो जो 5 जो बांटने हैं वो फिक्स्ड है। इस वाले केस में इसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, इसने तो बोला कि जो 7 गेम्स हैं उनमें से मेरे को एग्जैक्टली 5 बांटने हैं, कौन से 5 बांटने हैं ये इसने बोला ही नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि कोई भी 5 बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इफेक्टिवली क्या होगा, 7 में से 2 गेम तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे और बाकी 5 गेम हम बांट लेंगे, और वो जो 2 गेम अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनको भी हम सेलेक्ट करेंगे इस बार। तो 7 गेम्स में से हमने 2 गेम सेलेक्ट किए, जिनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है उनको तो साइड में रख दिया। अब जो 5 गेम बचे हैं वो हमें 7 लोगों में बांटना है और सारी बांटना है। तो पहला गेम उठाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका, 7। दूसरा गेम उठाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका, 7। तो 7 × 7 × 7 रेज़ टू पावर 5। तो ये आंसर हो गया। इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें तो उसने ये बोला था कि गेम 1 और गेम 2 ही नहीं बांटने, बाकी सब बांटने। इसमें इसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि गेम 1 और गेम 2 मत बांटो। इसने यहाँ पे तो गेम 1 और गेम 5 अगर नहीं बटा तो भी चलेगा, गेम 3 और गेम 4 नहीं बटा तो भी चलेगा, बस एग्जैक्टली 5 ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 2 अपने पास रखने हैं। कहने का मतलब ये है, ये ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग at least 1 game and a person can get
एनी नंबर ऑफ गेम्स। आंसर इस बार क्या है कि इसने बोला कि भले ही एक बांटो, भले ही दो बांटो, 3 4 5 6 7 कितना ही बांटो, बस कम से कम एक गेम बांटना है। तो इसको हम ऐसे ही करेंगे कि जो 7 पर्सन्स हैं उन 7 के साथ हमने एक अपना 8वां, जिसको मैंने रिलेटिव बोला था, डमी रिलेटिव और बैठा लिया। इन 8 लोगों में हमने वो 7 गेम बांटे। ठीक है, पहले तो पहला गेम उठाया 8 ऑप्शन, दूसरा गेम उठाया 8 ऑप्शन, तो 8 रेज़ टू पावर 7। बट इसमें एक वो केस आ गया जब सारे के सारे गेम हमारे रिलेटिव के पास चले गए। इस केस को बस रोकना है, तो इसलिए इसमें से वो एक केस हटा दिया, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 5th पार्ट। फिर 6th पार्ट, distributing all games while exactly one child gets no game। सॉल्यूशन क्या बोला इस बार इसने कि सारे गेम बांटने, पहली बात, बस एग्जैक्टली एक चाइल्ड को कुछ नहीं मिला, तो मतलब 7 में से एक बंदे को कुछ नहीं मिलेगा, बाकी 6 बंदों को सबको कम से कम एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए या एक एक गेम मिलना चाहिए। इसका मतलब ये सारे ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो एक गेम एक्स्ट्रा बच गया। तो इस बात का मतलब क्या है, अल्टीमेटली एक पर्सन को तो कुछ नहीं मिलेगा, एक पर्सन को 2 गेम मिलेगा और बाकी 5 लोगों को एक एक गेम मिलेगा। तभी ये जो कंडीशंस हैं वो सारी सेटिस्फाई हो पाएंगी। एक को कुछ नहीं मिलना चाहिए, बट जब उसने बोला कि एग्जैक्टली 1 पर्सन गेट्स नन या नो गेम, तो उसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली वर्ड क्यों यूज़ किया, उसका मतलब क्या है कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि बाकी सबको तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो आई हैव टू इंश्योर कि ऐसा ना हो कि एक दूसरा और खाली रह जाए। तो एक बंदे को हटाने के बाद जो 6 बचे, 6 को मिलना चाहिए। ठीक है, और फिर हम सारी ऑब्जेक्ट बांट रहे हैं तो गेम बचना भी नहीं चाहिए। तो उसका मतलब कि एक बंदे को 0 मिलेगा, एक बंदे को 2 मिलेगा और बाकी सबको एक एक मिलेगा, बाकी 5 बच्चों को एक एक मिलेगा। ये हो गया। ठीक है, अच्छा, जिस बंदे को 0 ऑब्जेक्ट मिलेगा वो इसने बताया नहीं कि कौन, पर्टिकुलर तो वर्ड उसने यूज़ ही नहीं किया। उसने बोला एक चाइल्ड को नहीं मिलना चाहिए। कौन सा चाइल्ड, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उसने नहीं बोला कि इस पर्टिकुलर चाइल्ड को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम कैसे करेंगे इसमें फिर हम ऐसे करेंगे कि पहले तो हमने वो बच्चा निकाला, ये ठीक है, मतलब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वो ऐसे होगा, एक बंदे को 0, एक को 2 और बाकी 5 को एक, तब जाके ये आ जाएगा। तो इसलिए रिक्वायर्ड आंसर बराबर किस बंदे को 0 ऑब्जेक्ट मिला, तो उसके लिए हमने क्या किया, 7 में से एक पर्सन सेलेक्ट किया जिसको 0 गेम मिला। ये ठीक है, दिस इज सिलेक्शन ऑफ पर्सन हु विल गेट 0 गेम। फिर इनटू एक बंदे को 2 गेम भी मिला है, वो स्पेशल पर्सन है। अब 7 लोग इस रूम में थे, मैंने एक बंदे को सेलेक्ट किया, उसको रूम से बाहर भेज दिया। ये ठीक है, उसको हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं देना। ठीक है, अब इस रूम के अंदर 6 लोग बचे हुए हैं। इन 6 में से भी एक स्पेशल पर्सन है जिसको 2 ऑब्जेक्ट देने। वो कौन स्पेशल पर्सन है, उसको हमने सेलेक्ट किया 6C1। तो इस 6C1 में क्या हुआ, दिस इज सिलेक्शन ऑफ पर्सन who will get 2 games। ठीक है, फिर इनटू, अब इस बंदे को हमें 2 गेम देने, अब बोलने से तो नहीं वो हो जाएगा ना कि 2 गेम दे दिए, हमें देना पड़ेगा उठा के। तो अब मेरे पास यहाँ टोकरी में 7 गेम्स रखे हैं, उसमें से 2 गेम उठा के एक बंदे को देने हैं। कौन से 2 गेम, तो फिर सेलेक्ट करो,
साथ में से गेम 1 गेम 2 दिया, ये अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, गेम 2 गेम 3 दिया, ये अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस बार हमने क्या किया, 7 में से 2 गेम सेलेक्ट किए और उस पर्सन को दे दिया। उस पर्सन के पास 2 गेम आ गया। अब क्या हो गया, इस रूम के अंदर एक बंदे को 2 ऑब्जेक्ट या 2 गेम मिल चुका है, 5 गेम बचा हुआ है, 5 लोग बचे हुए हैं जिनको एक एक ऑब्जेक्ट देना है। तो 5 डिफरेंट चीज़ें 5 लोगों को एक एक करके बांटना है। तो उसके नंबर ऑफ तरीके कितने हो गए, 5C2। ये क्या है, दिस इज गेम्स सिलेक्शन फॉर द person who will get 2 games। ये है, बस यही आंसर हो गया। Exactly 2 children get no game। अब इसी का और अगला एक्सटेंशन क्या हो गया, इस बार हमने क्या बोला कि 2 लोगों को कुछ नहीं मिला, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अगर 2 लोगों को कुछ नहीं मिला तो 2 गेम नो गेम, ये ठीक है, वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल गेम्स। डिस्ट्रीब्यूट सभी करना है। अगर 2 लोगों को कुछ नहीं मिला तो 2 गेम एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो वो या तो हमने एक ही पर्सन को दे दिया, ठीक है, और बाकी 4 लोगों को 1 1 1 1, या फिर 2 लोगों को 0 0, फिर 2 लोगों को 2 2 गेम, फिर 3 लोगों को 1 1 गेम, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज बराबर इन 2 लोगों को 0 0 मिला है, तो हमने क्या किया, 7 में से 2 लोग सेलेक्ट किए, ये दोनों, ठीक है, और उनको रूम के बाहर भेज दिया, उनको तो कुछ नहीं देना। अब ये पर्सन स्पेशल है, तो 7 में से अगर 2 बाहर चले गए तो 5 लोग बचे, उनमें से हमने एक पर्सन को सेलेक्ट किया, उन 5 में से हमने एक पर्सन को सेलेक्ट किया 5C1 वे से, और उसको 3 गेम दे दिया। तो कौन सा 3, 7 में से 3 गेम सेलेक्ट करके उसको दे दिया। अब ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया कि 2 पर्सन्स को कुछ नहीं मिला, एक बंदे को 3 मिला। अब हमारे पास 4 गेम बच गए, 4 लोग बच गए, तो उन चारों को एक एक गेम देना है, तो 4 फैक्टोरियल। ये तो एक तरीका हो गया डिस्ट्रीब्यूट करने का। और का मतलब क्या है, प्लस, या फिर ऑप्शन है ऐसे भी बांट सकते हैं। फिर 2 लोगों को कुछ नहीं देना, 7C2 उनको बाहर भेजा। 5 में से इन 2 लोगों को 2 2 ऑब्जेक्ट देना है, तो इन 2 ऑब्जेक्ट, ये दोनों लोग स्पेशल हो गए। कौन से 2 लोग, तो हमने 5C2 से वो 2 पर्सन सेलेक्ट किए, ठीक है। अब मान लें यहाँ पे एक A आ गया और एक B आ गया, इन दोनों को मेरे को 2 2 ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है। अब हमने A को बुलाया और उसको 7 में से 2 गेम दे दिए, ठीक है। A के पास 2 ऑब्जेक्ट आ गया, वो चला गया। फिर B को बुलाया, बचे हुए 5 गेम में से 2 गेम उसको दे दिए, इसके पास भी 2 गेम आ गए। अब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब 3 लोग बच गए और 3 ही गेम बच गए, क्योंकि 4 गेम डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इन तीनों लोगों को एक एक गेम डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया। 7C2 से हमने क्या किया, उन 2 पर्सन्स का सिलेक्शन जिनको कोई गेम नहीं दिया। 5C2 से क्या किया, उन 2 पर्सन्स का सिलेक्शन जिनको हमें 2 2 गेम देना है। 7C2 से फिर अगले 7C2 से हमने क्या किया, वो जो 2 पर्सन्स हैं उसमें से पर्सन 1 को 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके दिया। तो ये 7C2 का मतलब क्या है कि 7 गेम्स में से 2 गेम सेलेक्ट किया, उनको दे दिया।
5C2 का मतलब क्या है कि 2 गेम तो जा चुका है, अब हमारे पास कितने गेम बच गए 5, उसमें से 2 गेम सेलेक्ट किया और वो इस पर्सन को दे दिया, और ये 3 फैक्टोरियल हो गया बचे हुए का डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए ये आंसर आ गया। एट्थ पार्ट, इफ गिविंग 1 game to each and 3 particular games must be distributed among 3 particular children। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि इसने ये बोला है कि जो 7 गेम हैं उसमें से 3 पर्टिकुलर गेम, मान लिया G1 G2 G3, वो 3 पर्टिकुलर चिल्ड्रन जो हैं C1 C2 C3 इन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो जो बाकी के गेम बच गए G4 G5 G6 एंड G7, ये बचे हुए जो बच्चे हैं P4 P5 P6 P7, इसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि पर्टिकुलर का मतलब क्या है। पर्टिकुलर का मतलब क्या है कि इन 3 गेम्स को ऑफ कोर्स हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी दिमाग पे जोर डालें तो मेरे को समझ में आ जाएगा सेलेक्ट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो घूम घूम के सभी कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। तो C1 C2 C3 को सारे गेम मिल जाएंगे घूम घूम के, तो फिर कंडीशन ही क्या बची। वो तो सीधा 7 फैक्टोरियल करते हैं तब भी उनको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो गेम्स हमें सेलेक्ट नहीं करना है। और ऐसे ही जो चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 है वो भी फिक्स्ड हैं, उनको भी पर्टिकुलरली बोला गया है, उनको भी ऑफ कोर्स सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इफेक्टिवली क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट में ब्रेक हो गया कि ये 3 गेम हमें इन 3 लोगों में बांटने हैं और ये 4 गेम हमें इन 4 लोगों में बांटने हैं। ठीक है, गेम और बच्चे को सेलेक्ट नहीं करने, बस सीधा सीधा बांटना है। 2 ग्रुप्स हो गए, 2 बार डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अब हमारा रिक्वायर्ड आंसर विल बी इक्वल्स टू, ये 3 इन तीनों में बांटने का कितना तरीका 3 फैक्टोरियल, और ये 4 इन चारों में बांटने का कितना तरीका 4 फैक्टोरियल। बस यही आंसर हो गया, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। दिस विल बी द आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, विच सेज लेट 20 identical objects must be distributed among 7 persons A B C D E F G. Then find number of ways if first part distributing all objects, आंसर। अगर हमें इस बार आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की बात चलिए, पहली बात तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, ये रफ है, वो था हमारा अगर R पर्सन है तो R-1 CR-1 प्लस N क्या है ऑब्जेक्ट्स, ये ठीक है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, और R क्या है पर्सन्स। ठीक है, R पर्सन्स में N आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो पहले वाले केस में क्या बोला गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई कंडीशन नहीं है।
अल्टीमेटली हमें 20 ऑब्जेक्ट हैं और 7 लोगों में बांटना है। 7 लोगों में बांटना है तो 6C6 लिखा और 20 ऑब्जेक्ट हैं तो 20 यहाँ जोड़ दिया, तो ये हो गया 26C6। ये आंसर हो गया। सेकंड, ईच शुड गेट एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ईच शुड गेट एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट। तो देखो अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर हमें टेंशन नहीं है। जैसे हमने बोला था कि अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तब तो हमने खूब बड़ा सा फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं है। इस वाले केस में, चलो इस वाले केस में हम एक केस और जोड़ ही लेते हैं, 9th पार्ट। इफ़ all objects are to be distributed such that exactly 2 particular persons get नो ऑब्जेक्ट। सोल्यूशन मतलब अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में एक ये पार्ट और कर लेते हैं। उस फॉर्मूले को इलस्ट्रेट करने के लिए हमारे पास क्या है, 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 लोग हैं। अब उसने क्या बोला कि एग्जैक्टली 2 पर्टिकुलर पर्सन्स, मतलब वो पर्सन्स फिक्स्ड हैं, मान लिया P1 P2, ये ठीक है, इनको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, मतलब इन दोनों को 0 0 मिला, ठीक है। तो इन पांचों को एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है। तो यहां इस वाले केस में बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, हमारे पास क्या होगा, हाँ ये वाला फॉर्मूला पिक्चर में आ जाएगा। इसमें ऐसा ही था ना कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा थे, नंबर ऑफ पर्सन्स कम थे और ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट था और हर बंदे को कम से कम एक ऑब्जेक्ट देना था। ये वो वाला केस हो गया, इस केस के अंदर आ जाएगा। चलो अब करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर, इसके लिए n का वैल्यू कितना है 7, r का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। तो पहले हमने n ऑब्जेक्ट 5 लोगों में बांटा तो 5⁻7 माइनस एक पर्सन को कुछ नहीं मिला 5C1, उसको भगा दिया तो चारों में बांट दिया 4⁻7 प्लस ऑल्टरनेट चलता है, फॉर्मूला यही था, 2 पर्सन्स को कुछ नहीं मिला तो 5C2 इंटू 3⁻7 माइनस 5C3 इंटू 2⁻7 प्लस 5C4 इंटू 1⁻7। हाँ बस यही आंसर हो गया। ये तो हमारा हो गया अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ यू कैन सी कि ये जो वैल्यूज़ हैं खूब बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी तो उनको कैलकुलेट करने में दिक्कत तो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ईच मतलब अब ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की बात करें, 20 ऑब्जेक्ट है, 7 लोगों में बांटना है। और सेकंड पार्ट क्या है, दिखने में तो ये वैसा ही है कि हर बंदे को एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, बट ये काफ़ी ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि इस वाले केस में हम वैसा कर सकते हैं जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में नहीं कर सकते। यहाँ पे हम सबको एक एक ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, डिफरेंट वाले में क्यों नहीं दे सकते। डिफरेंट वाले में जैसे ही हम बोलेंगे कि एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया तो वो बोलेगा कौन सी ऑब्जेक्ट किसको दिया, तो फिर हमें ऑब्जेक्ट छांटना पड़ेगा, फिर बांटना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होगा कि हर बंदे को 2 राउंड में ऑब्जेक्ट मिला और बिकॉज ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो ये मैटर कर जाएगा उसको पहली बार कौन सा ऑब्जेक्ट मिला, दूसरी बार कौन सा ऑब्जेक्ट मिला, उससे ओवर काउंटिंग हो जाएगा।
यहाँ पे ऐसा कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे सारी ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं। तो हमने क्या किया, पहले सबको एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया, एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया। कितनी ऑब्जेक्ट चला गया, 20। अब जो बची हुई 13 ऑब्जेक्ट हैं वो हमने वापस इन्हीं 7 लोगों में बांट दिया। ईच शुड गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल, ठीक है। तो अगर 13 ऑब्जेक्ट को बांटा हमने वही 7 लोगों में, तो 6C6, तो ये हो गया 19C6, ये आंसर हो गया, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट, ए शुड गेट एट लीस्ट 3 ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल। आंसर, अगर ए शुड गेट एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्ट, तो ए को हमने मतलब एटलीस्ट 3 का मतलब 3 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले बुलाया ए को 3 ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है। फिर वापस 7 लोगों में इंक्लूडिंग ए में बची हुई ऑब्जेक्ट बांट दिया। तो जब बचा हुआ ऑब्जेक्ट बट रहा होगा तो ए को हो सकता है और भी ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो कम से कम 3 तो उसको इंश्योर हो ही गया पहले 3 देने से, और 3 ऑब्जेक्ट देने से यहाँ पे कितना ऑब्जेक्ट बचा, 17, और वो हमने इंक्लूडिंग ए 7 लोगों में बांट दिया। अगर 7 लोग हैं 6C6 आएगा, तो ये हो गया 23C6, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें ए को 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, वो सारा काउंट हो गया इसी के अंदर, ठीक है। फोर्थ, ए शुड गेट एट लीस्ट 3 ऑब्जेक्ट्स, बी शुड गेट एट लीस्ट 5 एंड एट मोस्ट 10 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि ए के पास कितनी ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, कम से कम 3, तो 3, 4, 5, 6, आगे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बी के पास क्या होना चाहिए, मिनिमम 5 होना चाहिए, तो 5, 6, 7, 8, ये ठीक है। बट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 10, ये केस है ए 10, ठीक है। तो हम देखो इसको कैसे काउंट करेंगे, ये ठीक है। हम इसको ऐसे करेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ए को हमने 3 दिया कम से कम, एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने बी को कम से कम 5 दिया। पहले हमने ये काउंट किया, तो ये काउंट करने में क्या होगा कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सब आखिरी तक आ जाएगा। फिर हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ए को 3 दिया है एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बी को मान लिया हमने 11 दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि 10 के आगे अगर बी को कुछ मिल रहा है, इसके अंदर तो वो केस हो गए जब ए को 3 मिला, बी को 5 से 10 तक मिला या 10 से ज़्यादा मिला, वो दोनों इसी के अंदर आ गया। अब इसमें से अगर बी को 10 से ज़्यादा मिला, मतलब 10 से ज़्यादा मतलब 11 या उससे ज़्यादा, वो वाले केस अनफेवरेबल हैं, वो घटाने हैं। तो इसलिए हमने इसमें से वो केस घटा दिए जब ए को 3 मिला मिनिमम और बी को 11 या उससे ज़्यादा मिला। तो ये सारे केस इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वो हटाएंगे, ठीक है। तो अगर हमने ए को 3 देना है एंड बी को 5 देना है, तो हमने क्या किया, ए को 3 दे दिया पहले, बी को 5 दे दिया, तो 5 और 3 8 ऑब्जेक्ट कम हो गया। यहाँ पे ए को बोला कि कम से कम 3 देना है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी मिल सकते हैं। तो हमने ए को 3 दे दिया, बी को 5 दे दिया, 8 ऑब्जेक्ट कम हो गया। 12 ऑब्जेक्ट को वापस इन्हीं 7 लोगों में, 7 में, 5 में नहीं 7 में, ए भी उसमें खड़ा हुआ है क्योंकि ए भी अभी और भी ऑब्जेक्ट ले सकता है, वो बांट दिया।
कितनी ऑब्जेक्ट, 12, 6C6, ये हो गया। तो इसके अंदर ए को 4 मिला, बी को 8 मिला, वो भी आ गया। ए को 3 मिला, बी को 5 मिला, वो भी आ गया। ए को 3 मिला, बी को 6 मिला, वो भी आ गया। ए को 3 मिला एंड बी को 12 मिला, वो भी आ गया। बट वो तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि बी को ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक दे सकते हैं। इसलिए हमने अब ये वाले जो केसेस हैं जिसमें बी को 10 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिला है वो घटाया। तो वो घटाने के लिए माइनस, अब हमने ए को 3 दे दिया, बी को 11 दे दिया। तो 11 और 3 कितना हो गया, 14। 6 ऑब्जेक्ट बचा, वो 6 ऑब्जेक्ट इन्हीं 7 लोगों में वापस बांट दिया। तो 6 + 6C6, तो 18C6 - 12C6, ये हो गया आंसर, जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला हो जाएगा। ठीक है, 4th पार्ट, इसी में फिर हम अगला भी देख लेते हैं। 5th पार्ट, इफ distributing at least one objects, solution। अब ये भी वही चीज़ है कि हमारे पास कितना ऑब्जेक्ट था, 20 ऑब्जेक्ट, 7%। हमारे पास 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, बस इस बार क्या है, 20 ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं और उनको हमें 7 लोगों में बांटना है। इस बार इसने बोला कि बस कम से कम एक ऑब्जेक्ट बांटना है, बाकी रख सकते हैं अपने पास। तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर एक डमी पर्सन क्रिएट करेंगे। तो ABCDEF ठीक है, 7% तो थे हमारे, उसके साथ हमने अपना एक डमी पर्सन और रख दिया, ये ठीक है, अपना रिलेटिव और रख दिया, 8 लोग कर दिए। इन 8 लोगों में हमने 20 ऑब्जेक्ट बांट दिया। ठीक है, जो भी हमारे रिश्तेदार मतलब रिलेटिव, उसके बाद जितनी भी ऑब्जेक्ट आ जाएंगी उतनी ऑब्जेक्ट हमने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका मतलब ये है। तो इट विल टेक केयर ऑफ ऑल द केसेस। ठीक है, बस जब हमने बोला कि एग्जैक्टली एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो एक केस जब हमने 20 ऑब्जेक्ट उठा के हमने अपने रिश्तेदार को दे दिया, वो जो एक केस आएगा वो हटा दिया, क्योंकि फिर बाकी जो जेन्युइन 7% है उनको तो एक भी नहीं मिला, वो केस हटा दिया। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस ए डमी पर्सन and distribute these total 20 identical objects among these 8 persons। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर इक्वल्स टू, अगर 8 लोग हैं तो 7C7, 20 ऑब्जेक्ट बांटना है प्लस 20 -1 केस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर गिवन टू डमी पर्सन, when all objects are given to dummy person। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली हम कैसे कर सकते थे, हम ऐसे ही बोल सकते थे कि डिस्ट्रीब्यूटिंग एग्जैक्टली 1 और डिस्ट्रीब्यूटिंग एग्जैक्टली 2 और डिस्ट्रीब्यूटिंग एग्जैक्टली 3 और एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल, मतलब 20 के 20 ऑब्जेक्ट। इस वाले केस में
बिकॉज हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, तो मेरे को ये छांटने की जरूरत नहीं कि कौन सा ऑब्जेक्ट बांटा, बस एक बांट दिया कोई भी उठा के, सारी एक जैसी हैं। तो टोटल पर्सन्स कितना है, इस बार कोई डमी वमी का चक्कर नहीं, हम तो सीधा सीधा काउंट कर रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। जो उसने एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट बोला है ना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उस एटलीस्ट को हमने एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अगर हमने एक ही बांटा तो पर्सन्स कितने थे 7, तो 66 प्लस, अगर एक ऑब्जेक्ट बांटा तो 1, और का मतलब क्या है प्लस, 2 बांटा तो 2 प्लस 66, 3 बांटा तो 3 प्लस 66, प्लस एंड सो ऑन। अगर हमने 20 बांटा तो 20 प्लस 66 ये आएगा। दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 7C6, 8C6, 9C6 प्लस एंड सो ऑन 26C6। अब देखो, इफ़ यू रिमेंबर कि ये वाली सीरीज़ तो बाइनोमियल में पढ़ी हुई है कि अगर लोअर सबस्क्रिप्ट फिक्स्ड है 6 6 6 6, और अगर ये 6C6 से स्टार्ट होता, ये ठीक है, तो उसके बाद अपर सब्सक्रिप्ट एक एक बढ़ रहा है। तो हमने कुछ ऐसे बोला था कि आंसर कैसे निकालते हैं, जहाँ पे भी गया ये, जैसे 26C 6 पे जाके रुका, इन दोनों में एक एक जोड़ दिया, 27C 7, एंड जो 6C6 मिसिंग था वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब इसमें से 6C6 जोड़ा और घटाया, जो घटाया वो यहाँ पे है, जो ऐड किया वो इसके साथ मिलके ये फॉर्मूला बन गया, तो बस यही आंसर आ गया। दिस इज 27C 7 -1, यही हमारा क्या हो गया आंसर। Question: let x, y, z belongs to natural number, then find number of solutions of x, y, z is equals to 2 raised to power 5, 3 raised to power 8, 7 raised to power 10। ये क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन मतलब x, y, z तीनों नेचुरल नंबर हैं, 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट ये आ जाए। ठीक है, ऐसे मेरे को केसेस गिनने हैं। ठीक है, x इंटू वाई इंटू जेड मस्ट बी 2 raised to power 5 इंटू x इंटू वाई इंटू जेड मस्ट बी 2 raised to power 5, 3 raised to power 8, 7 raised to power 10। तो देखो 2 raised to power 5, 3 raised to power 8, 7 raised to power 10, 1 1, ये एक वैलिड सोल्यूशन है। दिस इज एक सोल्यूशन। 2 raised to power 5, 7 raised to power 10 यहाँ पे आ जाए, और 3 raised to power 8 यहाँ पे आ जाए, ये दूसरा वैलिड सोल्यूशन है। 2 raised to power 4 इंटू 3, 2 इंटू 3 raised to power 7 इंटू 7 raised to power 5 इंटू 7 raised to power 5, ये आ जाए, ये एक नया सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे देख सकते हो, इन तीनों जगह से, मतलब एक सोल्यूशन फिर ऐसे भी हो जाएगा, मान लिया 2 क्यूब 3 raised to power 8, 2 इंटू 7 raised to power 7, 2 इंटू 7 raised to power 3, ये भी एक सोल्यूशन हो गया। तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व कि अगर हम तीनों जगह से 2 कलेक्ट करें तो वो टोटल कितना आना चाहिए 5, तीनों जगह से अगर हम 3 कलेक्ट करें तो वो टोटल कितना आना चाहिए 8, एंड तीनों जगह से अगर हम 7 कलेक्ट करें, ठीक है, तो वो कितना आना चाहिए टोटल 10।
अब इस क्वेश्चन का सलूशन निकालने के लिए हम इसको ऐसे मॉडल कर सकते हैं कि ये जो सिलेक्शन है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस x के पास 3 2 है, 2 2 2 और 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 है। y के पास 1 2 है और 7 7 है। z के पास 1 2 है और 3 7 है। ठीक है, नाउ यू थिंक ऑफ कि 2 जो है वो ऑरेंजेस है, ठीक है, 7 जो है वो मान लिया मैंगो है और 3 जो है वो मान लिया कुछ भी एप्पल है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं हमारे पास वी हैव 5 ऑरेंजेस और 2 7 एंड 3। मैंगोज कितने हैं हमारे पास 8 और एप्पल कितने हैं 10। ठीक है, ये 5 आइडेंटिकल ऑरेंजेस हैं, तो उनको हमें इन 3 लोगों में बांटना है। ये मान लिया हो गया पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। तो मतलब एक टोकरी में 2 2 2 2 पड़े हुए हैं 5, ये ठीक है। ये मान लिया हमारा बॉक्स 1 हो गया, इसमें 2 2 2 2 5 पड़े हुए हैं। फिर बॉक्स 2 में 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 पड़े हुए हैं। सॉरी, ये क्या हो गया, अच्छा हमने 3 को एप्पल बोला था। 7 10 हैं, तो 1 2 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, 7 पड़े हुए हैं। और बॉक्स 3 में 3 3 3 3 3 3 3 3 8 ये मैंगोज़ पड़े हुए हैं। अब मेरे को ये 5 आइडेंटिकल चीज़ें इन तीनों लोगों में बांटना है। कितने तरीके से बांट सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला आ जाएगा। फिर हमें ये 10 आइडेंटिकल चीज़ें फिर इन तीनों लोगों में बांटना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि पहली बार किसको कितना 2 मिला। मतलब इसके पास यहाँ पे 2�3 है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। 3 कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वापस। और फिर ऐसे ही हमें 7 डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 डिस्ट्रीब्यूट करना है। इफेक्टिवली क्वेश्चन ये हो गया कि हमारे पास 3 टोकरियाँ हैं, टोकरी मतलब बॉक्सेस हैं। पहले बॉक्स में 5 ऑरेंजेस हैं, दूसरे बॉक्स में 8 आइडेंटिकल मैंगोज़ हैं और तीसरे बॉक्स में 10 आइडेंटिकल एप्पल्स हैं। ये सारे फ्रूट्स हमें इन तीनों लोगों में बांटने। इफेक्टिवली तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो गया। आइडेंटिकल हैं, ऑफ कोर्स ये 7 है या ये 7 है, इसमें कोई फ़र्क थोड़ा है। अगर मैं बोलूँ उसके बाद 2 7 है या 3 7 है, तो कौन से 3 7 हैं, इस बात का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 3 लोगों में हमने 5 ऑरेंजेस, 5 आइडेंटिकल ऑरेंजेस बांटे, तो 3 लोग हैं तो 2C2, एक कम आता है, 5 बांटा तो इतना। ठीक है, अब देखो हमें 5 ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड 8 मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड 10 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑफ कोर्स एंड आएगा और नहीं आएगा। ये नहीं बोलेंगे कि हम 5 मैंगो बांट दो या फिर 5 ऑरेंजेस बांट दो या फिर 5 मैंगो बांट दो, ऐसे नहीं बोलेंगे, या फिर नहीं, तीनों ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसलिए आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो अगली बार 10 क्या बांटना है, मैंगो, आइडेंटिकल, लोग तो वही 3 है, तो ये 2C2 रहेगा। 10 बांटना है तो 10 हो गया, इनटू 8 बांटना है तो 8 + 2C2, ये आंसर हो गया बस। दिस इज द आंसर। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 2 7C2 इंटू 12C2 इंटू 10C2। कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो आराम से। दिस विल बी द आंसर। अब देखो इसी तर्ज पे फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ
find number of integral solutions of x y z w बराबर 2 रेज़ टू पावर 10, 3 रेज़ टू पावर 5, 5 रेज़ टू पावर 8 एंड 7 रेज़ टू पावर 9। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 4 लोग हो गए और 4 तरह के फ्रूट्स हो गए। ठीक है, मान लिया ऑरेंजेस, एप्पल, बनाना और मैंगोज़ 4 हो गए। ठीक है, 4 तरह के फ्रूट हो गए, 4 हमारे पास बॉक्सेस हो गए। तो नंबर ऑफ वेज बराबर इन 10 आइडेंटिकल चीज़ों को 4 लोगों में बांटना है। तो 3C3 4 लोगों में बांटना है, 10 आइडेंटिकल चीज़ें 10। ठीक है, 5 चीज़ें हैं तो 5 + 3C3, फिर 8 चीज़ें हैं तो 8 + 3C3, फिर 9 चीज़ें हैं तो 9 + 3C3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी अगर तुम्हें पहला क्वेश्चन समझ में आया। ऑफ कोर्स पहला समझ में आया तो ये समझ में आया क्या होगा। इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में अंतर क्या है। प्रीवियस क्वेश्चन में इसने क्या बोला था कि एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, ये ठीक है। इस बार इसने क्या बोला कि एक्स वाई जेड एंड डब्लू इंटीजर्स हैं। तो एक्स वाई जेड डब्लू इंटीजर्स हैं 2 रेज़ टू पावर 10, 3 रेज़ टू पावर 5, 5 रेज़ टू पावर 8, 7 रेज़ टू पावर 9। मान लिया एक सोल्यूशन ये है 2 रेज़ टू पावर 10, 3 रेज़ टू पावर 5 मान लिया ये हो गया, 5 रेज़ टू पावर 8 मान लिया ये हो गया, 1 ये हो गया, 7 रेज़ टू पावर 9 ये एक ये वैलिड सोल्यूशन है। अच्छा, माइनस ऑफ दिस और या माइनस अंदर लेते हैं, माइनस ऑफ दिस एंड माइनस 5 रेज़ टू पावर 8 ये 1 और 7 रेज़ टू पावर 9 यहाँ पे भी चलो लिख ही दिया, 2 रेज़ टू पावर 10, 3 रेज़ टू पावर 5। एक सोल्यूशन ऐसे भी आ सकता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि इस बार नेचुरल नंबर नहीं बोला है तो चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएगा। इसी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने तरह के केसेस आ सकते हैं, इनको हम डिफरेंट तरीके से साइन दे सकते हैं। कितने तरीके से साइन दे सकते हैं, 8 तरीके से। क्यों, दैट इज़ वेरी सिंपल। इसको मैंने क्या किया, आंख बंद करके साइन दे दिया, प्लस या माइनस। इसको हमने आंख बंद कर दिया, आंख बंद करके साइन दे दिया। यहाँ पे अब हमने आंख खोला, फिर हमने देखा कि पहले 3 में क्या क्या साइन आया है। अगर इन तीनों के पास प्लस आया है तो ये प्लस ही आएगा, अगर ये प्लस माइनस माइनस आया है तो ये प्लस ही आएगा, अगर माइनस 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 आया है तो फिर ये माइनस आएगा। उसका मतलब क्या है कि इसके पास साइन का हमेशा एक ही चॉइस रहेगा, क्योंकि टोटल मिला के पॉजिटिव होना है। तो एक्स वाई जेड अगर टोटल पॉजिटिव हुआ तो डब्लू को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक्स वाई जेड अगर नेगेटिव हुआ तो डब्लू को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो डब्लू के पास एक ही ऑप्शन रहेगा। तो इसलिए इसमें एक 2 क्यूब और मल्टीप्लाई होगा। दिस इज फॉर प्लस माइनस साइन फॉर एक्स वाई जेड और डब्लू के लिए 1। इस बार ये आंसर होगा। बस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू।